जी अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहीदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। हम चलते हैं नावल जन्नत के पत्ते निम्र अहमद से हमारी अगली वीडियो की जानिब। लास्ट लाइन ये थी कि इसके खानदान में और इसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। उससे लगा शेखों का मुजरा बड़े बाजार में चला दिया गया था और वो वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जरीदार पर्दा हटाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समंदर की सर्द बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और बाल खुले पीछे को उड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी जिसे बगीचा नजर आ रहा था और इसके पार लकड़ी का गेट जिसे एक बीती शाम उसने हंसियानी अंदाज में भागते हुए पार किया था। बागीचे में एक खूबसूरत शाहाना सी बग्घी खड़ी थी। इसमें एक चिकना सफेद घोड़ा जिता था। बग्घी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था जिसका ढक्कन खोले खड़ी ऐसी घास से चीज उठाकर इसमें रख रही थी। आरे कुल्हाड़े चाकू और ऐसे कई औजार। छोटी बच्ची बाहर सुर्ख चमकते सेबों से भरी टोकरी लिए बग्घी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठकर उसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था। आयशे संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूमकर दूसरी तरफ आ बैठी। दफतन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पे पड़ी। हया ने उसने जल्दी से हाथ हिलाया। इसके पुकारने पे उसने बाएं जाने बैठी। आयशे ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से इस तरफ निकालकर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा नहीं सकी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा दिया। दफअतन आयशा ने झुककर बहारे के कान में कुछ कहा तो बच्ची ने ओह कहकर जल्दी से टोकरी से एक सुर्ख सेब निकाला और उसे अपने फिराक से रगड़ा और कैच कर कहते हुए ऊपर की सिमत उछाला। लाशौरी तौर पे उसने हाथ बढ़ाए मगर उड़कर आता सेब ऊपर बालकनी की रेलिंग में अटक गया। ओ नो! बहारे ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी। इसी असना में बग्घी बान ने घोड़े को चाबक मार चुका था। बग्घी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। वो खिड़की से हटाई बहारे का सेब वहीं रेलिंग रेल के डिजाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। लड़की के फर्श की चमकती राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पे एक कमरे का दरवाजा नीम हुआ था। इसके आगे जहां राहदारी खत्म होती थी वहां एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लॉन्ग रूम से शुरू होकर बलाई मंजिल की राहदारी जहां वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। उसने कदम उठाकर इस बुलंद वाला सफेद महल को देखा। अगर कभी इसे इस महल से भागना हो तो सारे चोर रास्ते से मालूम हो। उसे अब किसी पे एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नीम हुआ दरवाजा पूरा खोल दिया। वो एक छोटा सा स्टडी रूम था जिसमें अबनूसी और सनूबा की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे। वहां बहुत सी बेशकीमत कुतुब सजी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पे जा बजा बड़े बड़े फोटो फ्रेम नस्ब थे। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में उन्हें देखी गई। वो सब इसकी तस्वीर थी। कब ली गईं, कैसे ली गईं वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूत सी इन्हें देख रही थी। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज अपनी गिर से निकल रही थी। एक हाथ से लहंगा जरा सा उठाए दूसरे से आंख का किनारा साफ करती हुई वो कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी। रेड फ्रॉक में मलबूस बाल कानों के पीछे हंसती मुस्तैद सी कुछ कहती हुई। दावर भाई की शादी की शाम अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पे बैठा वली तस्वीर में नहीं था और ये तस्वीर जना सुपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले इस नीम तरीक चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पे दुकानों की सर्द रोशनियों का अक्स जिल मिला रहा था। और भी बहुत सी तस्वीरें थी, बहुत से वाकयात। वो एकदम पलटती और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। हर सो आग फैली थी, जर्द सुर्ख लपेटें किसी असलहे की जबान की मानद लपक लपक कर इसकी जानेब बढ़ रही थी। वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत में अलावा भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सो धुआं था। इसके सफरा का दामन जल रहा था। धुआं सुर्ख शोले हर गलती इसकी दायमी या गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी पानी मेरे ऊपर! वो तकिए पे बंद आंखों से गर्दन इधर मारती झटके से उठ बैठी। इसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। गर्मी उसे लग रही थी। वो लाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी।
लकड़ी का गोल चक्कर खाता जिनस ने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई। बगीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हर सौ फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। से आसमान पे कभी कभी चमकीली बिजली नमोदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते। फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटी इस बस्ती बारिश में सड़क पे चलती जा रही थी। आसमान के ताल गोया उल्ट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती इसको भिगो रही थी। इसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल पतली जमीन पे गिर गई। हथेलियां छिल गईं। घुटनों पे भी खराशी आई। उसने हथेलियां जाते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर थी। वो वापस बैठ गई। घुटनों के बल सड़क के वस्त में पानी से इसका लिबास भीग चुका था। बाल मुठलेटों की सूरत में चेहरे के अतराफ से चिपक गए। इसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामने पड़ते लब कप कपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वापस इस सफेद महल तक आई थी। लॉन्ग रूम की अंगीठी में दो लकड़ियां जा रही थी। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मदन से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूं तारी कर रखा था। जाते हुए उसने ये सेब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पे खड़ी वो देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पे सर झुकाए बैठी सामने मेज पे रखे कागज पे पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पे उसने गर्दन मोड़ी। और बैठो, वो नरमी से कहती सोफे की एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगी। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली। तो इसकी आवाज ब्यूक अदा की बारिश की तरह गीली थी। ऐशे बिना तरत्तुत के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए, जो दरअसल हीटर के राड थे, जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं बरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ, अपनी बात दोहराकर ऐशे रोल करके लपेटी कागज पे रबर बैंड चढ़ाने लगी। वो मैकेनिकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पे टिक गई। इसकी निगाहें बुझते अंगारों पे थीं, जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है मैं सबको कैसे फेस करूंगी। आतिश चांद पे जमी इसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासमेगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। ऐशे ने कार्डलेस इसकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मगर एक दफा कोशिश कर लो। उसने कार्डलेस पकड़ते हुए ऐशे को देखा। स्यासकाफ में लिपटा इसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब इसकी आंखें गहरी लग रही थीं। स्याही माइल गहरी। उसने बाल कला को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहां 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर से जुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फोन कान से लगाया। आयशे अपने पैमाने, पुकार और पेंसिल समेटकर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज थी। हेलो मम, मैं हया। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फोन ही नहीं कर सकी। असल में मैविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में। कभी किधर तो कभी किधर, इतनी मसरूफ रही कि रोज फोन करना ही रह जाता था। अब्बा, अब्बा किधर है? उससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं। कराची गए थे 3 दिन, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और भी बहुत कुछ कह रही थी। इसके सीने में की सांसें बिल आखिर बहाल हुई। दुखते सर में दर्द जरा कम हुआ। किसी को पता नहीं चला था। अम्मा से फूफू का नंबर लेकर उसने उन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर कह भी हो गई। मैं पहले 2 दिन परेशान रही, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। जहां को पूरी रात सख्त बुखार रहा, उसको भी नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स भी बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारी हासिल गई तो वो जो फलस्तीनी लड़का है ना, मुतसिम मुर्तजा। हाँ वही। उसने बताया कि तुम अपनी होस्ट आंटी के घर रुकना था। मुझे बता दिया होता। हया पप्पू फिक्रमंद सी थी। वो मुतसिम, वो इस पजल में इतना उलझा हुआ था कि उसकी समझ में नहीं आया। हया ने पप्पू के घर रुकना है या होस्ट आंटी की तरफ। इनकी तसल्ली तशवीर करवाकर पुलिस मैंने पानी जाने से दोनों फोन्स खराब होने की यकीन दहानी करवाकर जब उसने फोन बंद किया तो ऐसे इसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ चंगा ले जाएंगे। चलोगी ना? हाँ चलूंगी। तो जरा सा मुस्कुराई। उसके बालों की सरन से कतरे
بھی ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اور اب سب سے گزارش ہے، میرا یوٹیوب چینل ویدان مصطفیٰ آفیشل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے، نمرہ احمد۔ جزاک اللہ۔